नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए दोस्तों, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए मित्रों, आज जो हमारी क्लास है ये रीट की क्लास है और रीट में जो गणित पेडागोजी है उसकी क्लास है। रीट का यहाँ पे ये मतलब है कि राजस्थान के अंदर जो शिक्षक भर्ती निकली हैं 31,000, इनकी ये जो भर्तियां हैं ये रीट के पेपर के माध्यम से भरी जाएंगी। और रीट के पेपर के माध्यम से भरी जाने का मतलब है कि अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, आप रैंक में आ जाते हैं। और रैंक में आने का मतलब है कम से कम आपका स्कोर 110 और 120 के बीच होना चाहिए, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप रैंक के अंदर आ जाएंगे। और अगर आप रैंक के अंदर आ जाते हैं तो आपको राजस्थान में शिक्षक की जॉब मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए। उसी के संदर्भ में आज जो क्लास होगी वो गणित पेडागोजी की क्लास है। और इसमें एक आपका टॉपिक रहेगा, सब टॉपिक है गणित की प्रकृति। इसी की ये तीसरी क्लास है। और मित्रों, अगर आप पहली और दूसरी क्लास देखना चाहते हैं तो चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, रीट 2021 के नाम से ही है। इसमें आप जाइए, आपको इसमें 1 और 2 जो क्लास हैं वो भी मिल जाएंगी और रीट से रिलेटेड सभी क्लासेस मिल जाएंगी। और मित्रों, एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि वैसे तो मैं सीटेट का एक्सपर्ट हूँ, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट पर रीटेट की क्लासेस भी डाल रहा हूँ और बहुत रिलीवेंट आपके लिए मैं मैटर लेके आया हूँ। इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे। तो आप रीट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वाली प्लेलिस्ट आप ज़रूर देखें, लेकिन अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट वाली प्लेलिस्ट ना देखें, क्योंकि वो आपके काम की नहीं है। सीटेट का पैटर्न बिल्कुल अलग है, उसको सीटेट का जो पैटर्न है उसके पैटर्न के हिसाब से पढ़ाता हूँ। तो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो सीटेट इसको छोड़ के, यानी कि रीट 2021 वाली प्लेलिस्ट को छोड़ के बाकी सारी वीडियोज़ आप देख सकते हैं सीटेट के लिए। तो दोस्तों, गौतम सीटेट क्लासेस को कर दीजिए सब्सक्राइब। ये आपको सीटेट तो क्लियर करवाएगा ही, साथ में रीट में भी आपकी जितनी मदद हो सकेगी उतनी मदद मैं करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कीजिए ताकि आपकी कोई क्लास छूटे ना। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास या संवर्धन में होता है। तो देखिए मित्रों, ये बता देता हूँ, जो वैदिक वैदिक जो गणित होता है ये डायरेक्ट ही बताना पड़ेगा। इसका आंसर थर्ड है। गणित में गणना के कौशल तथा गति के लिए होता है। मतलब इसका जो मेन मकसद ये होता है कि इसमें अबेकस वगैरह ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। इससे क्या है कि तो गणना आपकी बिल्कुल परफेक्ट होती है और जो आपकी गति है वो बहुत तेज़ हो जाती है। इसका सीधा सीधा आंसर ही बताना पड़ रहा है। हालांकि क्योंकि अगर मैं सीधा आंसर नहीं बताऊंगा तो आप फंस जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन तो ये पैडा का है, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव से सॉल्व नहीं होगा। इसलिए सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये फिक्स चीज़ पूछी जा रही है। जो वैदिक गणित होता है उसमें गणना के जो कौशल हैं और गति, इन पर ही विशेष रूप से जोर दिया जाता है। चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रतिमान किसने दिया। चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रतिमान किसने दिया। डेवी व लेविन ने, ब्लूम ने, ये ब्लूम है, एकमैन ने या सकामाटा ने। आंसर बताएं। तो इसका आंसर है डेवी व लेविन ने चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रतिमान दिया था। किसने गणित का सामाजिक महत्व स्वीकार करते हुए कहा था कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। आर्किमिडीज, नेपोलियन, लेविनिज या कौटिल्य, किसने कहा था ये। देखिए, इस तरह का एक प्रश्न जरूर आता है, आपसे सेइंग्स पूछी जाएंगी, इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि ये सेइंग्स भी आपको करवाऊँ और इनमें से ही कोई ना कोई एक फंस जाएगी, ये बात तो तय है। तो भाई इसका आंसर रहेगा आपका बी। नेपोलियन ने ये बात कही थी कि अगर गणित की उन्नति होती है तो देश की संपन्नता अपने आप बढ़ेगी। गणित को किस प्रक्रिया का सार माना जाता है। वैदिक गणित, मानव मस्तिष्क, आगमन निगमन प्रणाली या मानव विकास का। तो मित्रों, इसका आंसर रहेगा आगमन निगमन प्रणाली, क्योंकि गणित में ज़्यादातर आगमन और निगमन प्रणाली का ही प्रयोग किया जाता है। और क्योंकि हम रीट लेवल 1 और 2 की बात कर रहे हैं, रीट लेवल 1 और लेवल 2 की, तो इस लेवल में जो है आगमन और निगमन विधियों का ही ज़्यादातर प्रयोग होता है, यानी कि 8वीं क्लास तक का जो मैथमेटिक्स होता है। गणित के अधिकांशतः प्रत्ययों को जटिल मानने का कारण क्या है। यानी कि जितने भी इसके प्रत्यय हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैथमेटिक्स के, ये थोड़े से मुश्किल लगते हैं। तो ये मुश्किल क्यों लगते हैं, उसका रीज़न क्या है। अमूर्त, अस्थायी, अन्वेषी या व्यर्थ। तो मित्रों, इसका सबसे बड़ा कारण है अमूर्त होना। यानी कि गणित में जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो हमारे सामने नहीं होती हैं, और जब सामने नहीं होती हैं तो उनको सीखना, उनको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये इसमें ज़्यादातर अमूर्त चीज़ें आपने देखा भी गणित में कभी, हाँ भाई माना फलाना बराबर एक्स, फलाना बराबर वाई, या ये एक्स थीटा कॉस थीटा और पता नहीं क्या क्या ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये हमें जो एक्चुअल लाइफ है उसमें कहीं देखने को नहीं मिलती हैं ये चीज़ें, तो इस ये अमूर्त होती हैं। और यही कारण है, अमूर्तता की वजह से ही गणित जो है एक जटिल विषय माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, व्यवहारिक गणित का उद्देश्य क्या है।
व्यवहारिक गणित का उदाहरण क्या है, यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें व्यवहारिक गणित का प्रयोग किया जा रहा है। बैंक संबंधी कार्यों की जानकारी देना, कक्षा में अधिक अंक प्राप्त करना, अंक तो नेगेटिव होता है, ये पैडा क्वेश्चन है तो अंक इसे छोड़ दो। कठिन सवालों को शीघ्र समाधान, भाई देखो शीघ्र समाधान करवाने से होगा क्या, बच्चा तो आपका छोटा है, लेवल 1 का है, यानी कि 5वीं क्लास तक का है। अब 5वीं क्लास तक को जो बच्चा होता है उसको तुरंत सवालों का समाधान बता दें, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। ज्यामितीय प्रमेयों को हल करना तो भाई ये भी बड़ी क्लासों में ही होता है। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, इसमें सब गणित का ही काम हो रहा है, व्यवहार का कोई काम नहीं हो रहा है। जबकि जो फर्स्ट है बैंक संबंधित कार्यों की जानकारी देना, इसमें क्या होगा कि अगर आप बच्चे को बैंक की जानकारी दे रहे हैं तो वो अपने जो उसका जो वास्तविक जीवन है, वो अपने वास्तविक जीवन में भी इस जानकारी को प्रयोग करेगा, यूज करेगा। तो यही व्यवहारिक गणित होता है कि आप गणित के माध्यम से जो भी चीज़ें सीखें उनको अपने डेली लाइफ में यूज कर सकें। आंसर होगा इसका ए। गणित की प्रकृति के संबंध में निम्न में से असत्य बताना है, नेगेटिव बताना है। यह तार्किक विचारों का विज्ञान है, सही बात है। गणित में मात्रात्मक एवं संख्यात्मक तथ्यों एवं संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तो भाई ये बात भी ठीक है। मात्रा होती है, संख्या होती है, इनके संबंध क्या होते हैं। यह एक निगमात्मक विज्ञान है, तो अब देखो यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ को फिक्स कर दिया कि भाई निगमन से ही, जो निगमन का विज्ञान है वही है। और मैथमेटिक्स में चीज़ इतनी आप पैडा में फिक्स नहीं कर सकते हैं चीज़ों को, तो ये मुझे थोड़ा गलत लगा। बाकी अगला देख लेते हैं। गणित विज्ञान की एक क्रमबद्ध, संगठित व यथार्थ शाखा, ये बात भी ठीक है। तो थर्ड आंसर इसमें गलत है कि यह एक निगमनात्मक विज्ञान है। आगमन भी होता है गणित में, सिर्फ निगमन ही नहीं होता है। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का पर्याप्त महत्व है, क्योंकि ये उन्हें बहुत मदद करते हैं। यानी कि जो गणित है या प्राथमिक स्तर, उसमें व्यवहारिक जो उपकरण है, यानी कि जो व्यवहारिक चीज़ें जिन्हें बच्चा जीवन में खुद करता है, वो उसकी बहुत मदद करते हैं। क्यों मदद करते हैं? मानसिक व मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने में, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने में, देखो समझ पॉजिटिव वर्ड है। परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, परीक्षा नेगेटिव है। शब्दों में व्यक्त गणितीय समस्याओं को हल करने में, ये हो सकता है। अब देखिए, अगर वैसे देखा जाए, पहले में क्या था, मानसिक व मौखिक परिकलन की गति, परिकलन यानी कि जो कैलकुलेशन उसकी गति बढ़ाना। अरे बच्चों को घोड़ा थोड़ी बनाना है कि भाई तेज दौड़ेगा, नहीं, ये भी रॉन्ग है। समझ यहाँ पे पॉजिटिव, और ये पैडा का ही क्वेश्चन है कि जो मूल गणितीय संकल्पनाएं हैं, यानी कि जोड़, घटा, गुणा, भाग, ये मूल संकल्पनाएं हैं, तो ये बच्चा करना सीख जाए, इसकी एक समझ बच्चे के अंदर डेवलप हो जाए। यही व्यवहारिक गणित का वो होता है, क्या कहते हैं, उद्देश्य होता है। दैनिक प्रयोग में कुशलता हेतु आवश्यक है कि गणित का किया जाए, क्या किया जाए, कुछ पॉजिटिव करना। मौखिक अभ्यास, लिखित अभ्यास, सरल अभ्यास, निदानात्मक अभ्यास। तो कुछ चारों में अभ्यास लिखा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव वाली तो कोई बात ही नहीं है। बाकी मौखिक जो है, दैनिक चीज़ के लिए मौखिक, क्योंकि आपने देखा होगा कि दैनिक जो हम दैनिक जीवन में जो गणित का प्रयोग करते हैं सब मौखिक ही होता है। भैया इतने रुपए की सब्जी दे दो, भैया मैंने 50 रुपये दी, तुमने 2 रुपये कम क्यों दिए मुझे, तो ये सब कुछ मौखिक ही चलता है। इसमें ही हम गणित का कैलकुलेशन लगा लेते हैं। इसका आंसर होगा ए। तो मित्रों देखो, मेरा प्रयास ये रहता है कि फटाफट आपको क्वेश्चन करा दूं, जिससे कि आपका समय यहाँ पे कम से कम, आपको यूट्यूब पर कम से कम समय व्यतीत करना है। यूट्यूब बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर ये आपके समय को किल करने लगे तो आप इससे थोड़ी सी दूरी बनाओ, और जितनी आपकी ज़रूरत की चीज़ है बस वही देखो, बाकी सेल्फ स्टडी करो। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे आपकी नौकरी नहीं लगेगी। हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन जो सही है मैं उसमें वही बताता हूँ, फालतू की मैं बात नहीं करता हूँ। चाहे वो सीटेट की बात हो, चाहे रीट की बात हो, या किसी और चीज़ की बात हो, जब भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा रिलीवेंट करेक्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा, और वो इन्फॉर्मेशन दूंगा जिसकी आपको वास्तव में ज़रूरत है, बेवजह की नहीं। गणित के अधिकांशतः डैश प्रत्यय जटिल माने जाते हैं, मूर्त, अमूर्त, स्थायी या विशेष। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो अमूर्त प्रत्यय हैं, प्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट, अमूर्त जो कॉन्सेप्ट होगा वो जटिल माना जाता है। क्यों जटिल माना जाता है? क्योंकि हमारे सामने नहीं होता है ना। अगर हमारे सामने हो, मूर्त हो, तो हम उसको समझ लें, देख लें उठा पटक के इधर उधर से, भाई कैसा होता है कैसा नहीं होता। लेकिन जो चीज़ अमूर्त है उसको हम कैसे देखेंगे? तो जो अमूर्त जो चीज़ें होती हैं, गणित के जो ऐसे कॉन्सेप्ट जो अमूर्त होते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं, वो मुश्किल माने जाते हैं। तो आंसर होगा बी। तो दोस्तों ये छोटी सी क्लास थी मैथमेटिक्स की, 15 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा, क्योंकि आपको ही पता होना चाहिए ना कि आपकी क्या तैयारी चल रही है। और भाई रीट ऐसा एग्ज़ाम है, अगर क्लियर हो जाएगा, अच्छी रैंक आ जाएगी तो जॉब लगेगी। इस बात को थोड़ा सा अपने
कानों में ध्यान से डालो, मेहनत करो, 7 से 8 घंटे पढ़ो, नौकरी तभी लगती है। और ये 7 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, बाकी सब पढ़ाई से अलग, नौकरी तभी लगेगी। और अगर इतना नहीं कर पाते हो तो फिर नौकरी की उम्मीद छोड़ दो भाई, मैं तो यही कहूँगा। बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। दोस्तों एक क्वेश्चन और कराता हूँ। प्राथमिक कक्षा, अरे अच्छा अभी तो 40 तक ही हुई, अभी तो 5 क्वेश्चन है। प्राथमिक कक्षा का एक बालक संख्या, संक्रिया, चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। यह तथ्य इंगित करता है कि बालकों को निम्न में से किस प्रकार की समस्या है। देखो क्या नहीं कर पा रहा प्राथमिक कक्षा का बालक? संक्रिया चिन्ह यानी कि जोड़, घटा, गुणा, भाग, सिक्के व घड़ी की सुइयों में अंतर, यानी कि उसको नहीं पता चल रहा है ये मिनट की सुई है या सेकंड की सुई है या घंटे की सुई है। यह अब जब इसका पता कैसे नहीं चल रहा, क्योंकि उसको कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि देखने में उसको दिक्कत है। अब देखते हैं क्या है। हाँ है ये रहा, दृश्य प्रक्रमण, दृश्य प्रक्रमण में उसको प्रॉब्लम है। अगला प्रश्न देखेंगे। भैया अभी पूरे क्वेश्चन नहीं हुए थे, 5 रह गए थे, अब मैंने पहले ही 15 बोल दिया, इसके लिए सॉरी। किस प्रकार का सहसंबंध स्थापित करने में पाठ्यक्रम निर्माताओं की प्रमुख भूमिका होती है? क्रमबद्ध, प्रासंगिक, क्रमबद्ध एवं प्रासंगिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भाई देखो इसमें ही ज़्यादा विस्तार है, 1 और 2 दोनों का विस्तार है, तो उसका थर्ड आंसर कर लो। एक्चुअली दोस्तों जो अभी मेरे से गलती हुई ना, मैं इसको क्या कहते हैं एडिट भी कर सकता था, लेकिन भाई पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते टाइम तो छोटी मोटी गलती हो सकती है, दिमाग से कई चीज़ स्लिप हो जाती है। और वैसे मुझे ना एडिट करनी भी नहीं आता, मेरा जो वीडियो होता है 1 शॉट होता है, 1 शॉट वीडियो बनाता हूँ जितने वीडियो मेरे चैनल पड़े हुए हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि पढ़ाई में एडिट करने का मतलब फिर तो हम एक्टिंग कर रहे हैं, और मैं एक्टिंग नहीं करता, टीचिंग करता हूँ। कुछ लोग एक्टिंग भी करते हैं। रोजर बैनन के अनुसार गणित विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित करती है, नैतिक गुणों के विकास में सहायक है, मानसिक अनुशासन में सहायक है, या सभी विज्ञान का सिंह द्वार एवं कुंजी है। अब देखिए ये रोजर वेनन के अनुसार ही आपको आंसर बताना पड़ेगा, क्योंकि वो इसी के अनुसार पूछ रहा है। तो अब आप यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव ना देखें, डायरेक्ट चले जाएं। तो रोजर वेनन ने क्या कहा था? रोजर वेनन ने कहा था कि जो सभी विज्ञानों का सिंह द्वार तथा कुंजी है वो क्या है? वो गणित है। ये सेइंग्स आएंगी, एक ना एक सेइंग जरूर आएगी, इसलिए मैं आपको करवाता हूँ, ये आपके काम आएगी। अगला प्रश्न देखेंगे। गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है, यह किस गणितज्ञ ने कहा? आर्किमिडीज, हॉगबैन, लेविनिच या सिम्पसन? आंसर बताएं। तो भाई ये हॉगबैन ने ये बात कही थी, ये आपके दिमाग में पड़ी रहेंगी तो आपके काम आएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। गणित को व्यापार का डैश और विज्ञान का डैश कहा जाता है। तो देखिए भाई इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, तो ये जो 2 ऑप्शन है इनको ना इसके अंदर रख के देख लिया करो, जब लाइन बिल्कुल सटीक लगे आप उसको आंसर करें। तो जब हम इन चारों में से सबको रख के देखेंगे तो इसमें ये सेट होगा। गणित को व्यापार का प्राण और विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि जो आपकी विज्ञान है वो गणित के बिना संभव नहीं है, और इसी तरह जो व्यापार है वो भी गणित के बिना संभव नहीं है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी। तो मित्रों ये थे 15 प्रश्न। तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। और आपकी कोई भी दिक्कत है, वैसे तो सीटेट के रिगार्डिंग, क्योंकि अगर आप सीटेट के रिगार्डिंग पूछोगे तो आपको आंसर तुरंत मिलेगा। वैसे भी कोई अगर प्रॉब्लम, कोई गाइडेंस हो तो आप मुझसे इस मैसेज से मतलब इस नंबर पर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाऊँ। तो चलिए मित्रों, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप लोग सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें, मेहनत भी करते रहें।